आज हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें डिटेल्ड स्टडी आपको करवाएंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट। आजकल क्या हो रहा है, जैसे आपने पढ़ा है ये न्यूक्लियस है, तो जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है इस तरीके से, तो आप इसकी रेडियस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना। तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा है आपने, तो आप इसका आप एग्जैक्ट रेडियस नहीं बता सकते। तो इसका एग्जैक्ट रेडियस बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद आप रेडियस बता सकते हैं। तो ये वाला क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। ये क्लासिकल है, 10th क्लास में लगता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कई प्रकार का बॉन्ड, जैसे कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो पहले इसी को ले लेती है। कोवेलेंट में क्या होता है देखिए, कोवेलेंट में आपको ये बताया गया है कि जैसे आपके पास में ये एक एटम, एक दूसरा एटम, ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होता है, इसको C1 मान लो, इसको C2। तो ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है इसका हाफ कर दो, तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा C1 C2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको आप स्मॉल d कह रहे हैं, डिवाइड बाई। लेकिन ये किसके लिए लगता है? ये लगता है होमोजीनियस मॉलिक्यूल के, मतलब दोनों सेम हो, जैसे H2 N2 Cl2, इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं ये एक हाइड्रोजन है, एक H दूसरा H, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होगा, है तो दोनों इक्वल, तो साइड सेम है, तो ये बीच का डिस्टेंस है मान लो d। तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा dy। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और ये केस ले लें, सेकंड केस इसी का, कि अगर हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, तो हेट्रोजीनियस में आप देखोगे दो केस हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है बीच में बहुत ज्यादा, है ना, ये लार्ज, मान लो एक एटम यहां पर H का है और एक है Cl, ये H है ये Cl, इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका समझ लो R2 है। तब इसका फार्मूला जो है क्या होता है, यहां से यहां तक का, तो लिख लो आप, ये होता है R1 प्लस R2 0.9 जाइए 1 माइनस, डिफरेंस लिख दे रहा हूं, जाई। ये तो दोनों की रेडियस है, और ये दोनों जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है? ये और ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, किसी को भी कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये रेडीमेड फार्मूला है इसका, लिखने से जरा लिख लिए। चलिए, तो ये कब लगाएंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H और Cl दोनों एटम का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो दोनों, इससे हमारे पास क्या निकल आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, d मान लो।
ये आ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इससे निकल आएगी आपके पास। अच्छा, अगर मान लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए लेकिन हो अलग अलग एटम, तो बताओ जाई ए जाई बी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो फार्मूला ये रह जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसी का नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस क्या है इसी का, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एटम, एटम तो डिफरेंट हो, हेट्रोजीनियस, लेकिन ये सेम हो जाए, तो बताइए ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 0 आ जाएगा। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे बॉन्ड लेंथ डी निकालेंगे तो क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। ठीक है, तो इनको निकालने का तरीका सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो 3 केस हैं इसके। पहला, होमोजीनियस, जब दोनों सेम हो, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, उसका आधा कर दो, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। दूसरा केस ये हेट्रोजीनियस, अगर अलग अलग हो, तो उसके 2 केस हैं। अगर ये दोनों एटम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो फार्मूला रेडीमेड ये वाला है। इसमें Xi1 Xi2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी और इसकी। अगर ये दोनों हों तो अलग, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो, तो फार्मूला ये हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे मीथेन, तो मीथेन में कार्बन और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग सेम होती है। 2.1 सुना होगा आपने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की और C की सेम होती है। तो हो गया क्लियर, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, होमोजीनियस मैंने बता दिया, दोनों सेम हो, HH NN CL इस टाइप, दोनों सेम हो। इसमें आपको एग्जाम्पल दोनों में लार्ज डिफरेंस हो, जैसे HCl है, HBr है, इस टाइप का डिफरेंस। और इसमें जैसे मीथेन, कार्बन और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। डिफरेंट एटम हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो ये डिफरेंस 0 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस की जगह 0 रख दो तो फार्मूला ये रह जाएगा, इससे बॉन्ड लेंथ निकल आएगी। तो मुझे लगता है आपको कोवेलेंट का केस क्लियर हो गया होगा, लिखने से आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब हम दूसरा केस लेके चल रहे हैं। दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है वांडरवाल। अगर मान लीजिए किसी के बीच में वांडरवाल फोर्स काम कर रहा है, तो वांडरवाल रेडियस निकलेगी। देखिए, तो सेकंड है वांडरवाल। वांडरवाल, वाल के स्पेलिंग सही लिखना, लोग गड़बड़ कर देते हैं। वांडरवाल में वाल दीवार वाला वाल नहीं, वांडरवाल जो होता है रेडियस, ये कैसे निकाल, तो इसकी कंडीशन ध्यान रख लो। ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में निकलता है, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, है ना। 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करेगा, इंटरेक्शन, है ना, पढ़ा है आपने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, मान लो आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल लिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। तो ये कंडीशन ध्यान रख लो, इफ नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर, तो इस कंडीशन को ढंग से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करना चाहिए। तो ये मान लो आपने ले लिया क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, दोनों मॉलिक्यूल है ना। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है वांडरवाल फोर्स। तो इसका क्या करा आपने, सेंटर C1 मान लिया, इसका C2 मान लिया। तो ये 2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी, कि 2 मॉलिक्यूल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आती है और एक पोजीशन पर आकर रुक जाती है, उसके बाद आगे नहीं आती। अगर उससे आगे आ गए, सही है, तो इंटर मॉलिकुलर जो सेपरेशन है बहुत कम हो जाएगा, तो उसके बाद रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है ना, आपने पढ़ा है। तो
इसलिए जो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आके ये रुक जाते हैं, जैसे हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, बस वहीं पर रुक जाओ आप, इससे आगे आ नहीं सकते, फिर रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो मान लो एक ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये दोनों आ रहे हैं इंटरेक्शन की वजह से, यहाँ आकर रुक गए, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो डी, इसके सेंटर से इसके सेंटर, उसका आधा कर दो, ये कहलाता है वंडरवाल रेडियस। जबकि अभी अभी आपने पढ़ा था कोवलेंट में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग। ये डिस्टेंस जो था ये था क्या, बीच का डी, आपने इसका आधा कर दिया था तो कोवलेंट रेडियस आ गया था। तो खुद ही आप नेकेड आई से देखो ये कितने पास आ गए, ओवरलैप कर रहे हैं, ये कुछ डिस्टेंस तक है। तो वांडरवाल रेडियस बड़ा होगा या कोवलेंट, ये डिस्टेंस किसका ज्यादा है, इस वाले। तो वांडरवाल रेडियस हमेशा ज्यादा होता है कोवलेंट रेडियस, है ना। अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी करके दिखा देंगे, ठीक है। अब वांडरवाल रेडियस जो होता है, ध्यान दो, जो नोबल गैसेस होती है या इनर्ट गैस होती है, क्योंकि इनमें तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, केवल बॉन्ड तो बनता नहीं है, क्योंकि इनका स्टेबलनेस होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो ध्यान रख लो वांडरवाल रेडियस निकलेगी। तो जैसे मान लो आपके पास ये नियॉन है और एक ये है नियॉन, जो भी इनर्ट गैस होंगी उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, बस बॉन्ड नहीं बनता, उसे कहते हैं वांडरवाल रेडियस। इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस C1 C2, इसे D मान लिया, इसका आधा कर दीजिए तो वांडरवाल रेडियस आ जाएगा C1 C2, जिसको आप D बोल रहे हैं, बाई 2। तो इनर्ट गैसेस में ध्यान रख लो वांडरवाल फोर्स काम करता है, वांडरवाल रेडियस निकलती है, क्योंकि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। हो गया क्लियर वांडरवाल। अब तीसरा आपको बताने जा रहे हैं हम मेटेलिक रेडियस, इसको लिख लो पहले। अब देखेंगे हम तीसरा, जिसको हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस। तो तीन टाइप का हमने रेडियस पढ़ना है, पहला कोवलेंट, दूसरा वांडरवाल, और तीसरा होता है मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस में क्या देखिएगा, ये मेटल मेटल के बीच में काम करता है। तो जो मेटल मेटल के एटम्स होती हैं उसमें क्या होता है, आपने पढ़ा हो, उसमें कर्नेल्स बनती है ना, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सी होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एटम ऐसे ले लीजिए, ये एटम, इसके आपने मान लो कॉपर के ले लिए, इसका ये क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर है, पढ़ते हैं ना FCC BCC, इस टाइप से हम। तो इसमें क्या होता है, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो जैसे मान लो आपने ये अलग से दिखाता हूं, एक एटम ये ले लिया, तो इसमें क्या है, मान लो ये कॉपर का ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या मोबाइल होते हैं इसके अंदर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे कॉपर के बहुत सारे एटम है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मोबाइल है, उनका मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइज्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, जितने भी एटम हैं मेटल के, उनके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है ये वाला। तो इन सबको क्या करता है, बांधे रखता है आपस में। तो आप देखोगे ये जब इनकी लेटाइस बनती है सॉलिड स्टेट में, तो ये बगल बगल में कोई भी एटम आ जाए, दो कोई से भी ले लो आप, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है इसका हाफ कर दीजिए, यही कहलाता है मेटेलिक रेडियस। कोई भी दो नेबर उठा लो सॉलिड स्टेट में, जो लेटाइस बन गया उनके बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ कर दो, वही कहलाता है मेटेलिक रेडियस। हो रहा है क्लियर। तो अब आप खुद देखिएगा,
ये एक तरीके से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ओवरलैप कर जाते तो क्या था, कोवेलेंट रेडियस। टच कर रहे हैं तो मेटेलिक रेडियस। और एक दूसरे पर बॉन्ड नहीं बना रहे, वो कहलाता है वान डर वाल रेडियस। तो आप खुद देख के बता दो कि किसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा किसका, वान डर वाल का। तो वान डर वाल रेडियस सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक। और ये चूंकि ओवरलैप कर गए, पास पास आ गए, तो ये सबसे डिस्टेंस कम होता है कोवेलेंट रेडियस। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल लेमैन स्टाइल में सीखना है तो मेन बात ये ध्यान रख लो, इसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं या इनर्ट गैसेस के एटम दूर दूर होते हैं वान डर वाल में। मेटेलिक में टच करते हैं मेटल के एटम, और कोवेलेंट में ओवरलैप करते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको तीनों रेडियस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इसके ट्रेंड्स बताता हूँ कि ग्रुप में और पीरियड्स में जाने पे कैसे कैसे ये वेरी करता है और इसके एक्सेप्शन कौन कौन से। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसके ट्रेंड्स, इसमें हम आपको बताएंगे, यहाँ लिख लो जर्नल ट्रेंड्स। तो पहला, पीरियड में जाने पे क्या होता है ना। तो आप देखिए, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मान लीजिए ये आपके पास में लिखा हुआ है एच एच, ये है एल आई, बी बी, सी एन ओ, इस तरीके से चलता है। तो जब आप इस तरफ जाएंगे, ओरिएंटल मतलब पीरियड की तरफ, तो आगे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें कितने, 3 4 5, तो आगे जाने पर जेड बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला, पिछले वीडियो में भी देखा है। क्या होता है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो आप सोचिए, when we move from left to right in a period, z increases, z means atomic number, ये बढ़ता जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका z से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो अगर z बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब पास पास आ जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका रिलेशन रेडियस से क्या है, इनवर्सली। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जेड से क्या रिलेशन है, न्यूक्लियर चार्ज से, डायरेक्टली। तो आगे जाने पर जेड बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जेड इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, मतलब रेडियस कम होती जाती है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप जेड कहते हैं, यूं जाने पर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। हो गया क्लियर एकदम, ठीक है। तो अगर हम इसमें ट्रेंड्स की बात करें, कुछ एक्सेप्शन ले लें, मान लो एक्सेप्शन। तो देखो पहले ही बात करें अगर हम फर्स्ट पीरियड, तो इसमें आता है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। अब आगे जाने पर आपने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेकिन आप देखोगे जो रेडियस हीलियम का है वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। कोई पूछे वाई, क्योंकि हीलियम जो है नोबेल गैस है, उसमें वान डर वाल रेडियस, और एच में होता है कोवेलेंट रेडियस। तो अभी अभी बताया था वांडरवाल ज्यादा होता है जब कोवेलेंट, वांडरवाल। इसलिए आगे जाने पर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो चूंकि इसमें वांडरवाल हो रहा है, इसमें कोवेलेंट, इसलिए हीलियम का रेडियस ज्यादा होता है। पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया। अगर हम दूसरे एक्सेप्शन की बात करें, देखिए आगे जाने पर आपको मालूम है न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो रेडियस कम हो रहा है। तो सीक्वेंस जो है वो ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड में
में जाने पे क्या हो रहा है, कम, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, सबसे कम इसका होना चाहिए, लेकिन इसमें हो रहा है क्या, वंडरवाल, तो ये सबसे पहले आ जाए। इन सब में हो रहा है कोवलेंट, इसमें हो रहा है वंडरवाल, और आप जानते हैं वंडरवाल ज्यादा होता है। तो सेकंड पीरियड के अंदर ट्रेंड्स में एक ही परिवर्तन होता है कि नोबेल गैस आ गया। अब आप देखोगे यही ट्रेंड सारे पीरियड में होता है। जैसे अगर आप थर्ड पीरियड की तरफ आए तो वो क्या होता है, सोचिए, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सीक्वेंस होता। तो आगे जाने पे रेडियस क्या होनी चाहिए, कम, तो कम हो, इसकी सबसे ज्यादा, लेकिन बस एक चेंज आता है, इसमें हो रहा वंडरवाल, नोबेल गैस में ये सबसे आगे आ जाए। तो थर्ड पीरियड में आप देखोगे ये वाला आपको रेडियस का सीक्वेंस दिखाई देगा, सेकंड वाले में ये दिखाई देगा, सब में एक ही केवल परिवर्तन होता है कि जो लास्ट में नोबेल गैस है वो आगे आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने एक्सेप्शन बता दी। अब मैं आपको पीरियड की बजाय ग्रुप की कहानी बताता हूँ कि ग्रुप में जाने पे क्या होता है। पहले इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ जी, देखिए अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक, है ना। अब ग्रुप की बात करेंगे तो आप समझ ही गए क्या हो रहा है। तो ग्रुप को भी पहले देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे इसकी तरफ। तो पहले लिख लो इनर ग्रुप। अभी तक हम पीरियड में देख रहे थे क्या हो रहा है, पीरियड मींस हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। इसमें आप देखिए जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसी। नीचे जाएंगे आप तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या है, 1, लिथियम में कितना है, 3, 2 और 1, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा शेल जुड़ते जाएंगे तो आप जानते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका रेडियस इतना है, इसका और बढ़ गया, सोडियम में 11 होता है, 281, और साइज बढ़ गई। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन बताती है, देखिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो अगर मैं 3D सीरीज ले लूं, 4D ले लूं, 5D ले लूं, तो 3D सीरीज के अंदर बताइए कौन आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है स्कैंडियम, ऐसे चलता है। 4D की बात करें तो इसमें कौन आता है, यट्रियम, याद है आपको। अगर हम 5D की बात करें, इसमें कौन सा आता है, लेंथेनम, उसके बाद हाफनियम, ऐसे चलता है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर 3D सीरीज में ये दे रखा है फर्स्ट वाला ग्रुप, तो इसमें आप ऊपर से नीचे आइए तो अभी अभी आपने पढ़ा था एक्स्ट्रा शेल जुड़ते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। तो इसमें तो आप बता दोगे साहब इसका रेडियस सबसे बड़ा है, इसका फिर इसका, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये सही है। लेकिन आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 71। तो ये बीच में जो 14 एलिमेंट गायब हो गए हैं, आपने पढ़ा है इसको क्या कहते हैं, किसमें चले जाते हैं, ये चले जाते हैं लेंथेनाइट सीरीज, मतलब 4F सीरीज। और आपने पढ़ा है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उसका ऑर्डर ही होता है SPDF, मतलब F वालों का पुअर स्क्रीनिंग होता है और D वालों का। आप कहोगे इसका क्या मतलब है, जरा बताइए। तो आपको ध्यान होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं,
तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम Z इफेक्टिव के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, एक शक्ति इनके बीच में काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज है, उसे कहते हैं Z इफेक्टिव। लेकिन इसके अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन को यहां आने नहीं चाहता, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो रहा है। तो ये जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकते हैं, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप सोचिए, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है और Z इफेक्टिव कम है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रख लो, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट Z इफेक्टिव से ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा रिपल्शन की वजह से। और अगर Z इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन, ये ध्यान रखो बस। और Z इफेक्टिव मतलब इसके बीच में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव। तो सोचिए, अगर अट्रैक्टिव ज्यादा रिपल्सिव थे तो चीज पास आएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। और अगर ये दोनों सेम नजर आए आपको, तो आप देखोगे साइज ऑलमोस्ट सेम हो, ऑलमोस्ट सेम। इस बात को ढंग से समझ लो आप, इसी का मैं यूज करने वाला हूं। तो आप क्या देखोगे, जब आप इससे आगे जाओगे तो इसके बीच में 14 एलिमेंट जो है, 14 एलिमेंट, वो लेंथेनाइड सीरीज के होते हैं। देखो जो डिफरेंस आ रहा है 14, और वो आते हैं 4f में, जिसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है। अब सोचिए, अगर स्क्रीनिंग कम हो रही है, इसका मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां से यहां की तरफ जाएंगे आप, साइज नीचे जाने पे एक्स्ट्रा शेल बढ़ रहे थे तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो 14 एलिमेंट बीच में आ गए एफ के अंदर, जिसकी पुअर स्क्रीनिंग। तो आप देखोगे यहां पर साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथेनाइड इसे बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से साइज कम होगा। तो आप देखोगे इन दोनों का साइज लगभग सेम नजर आए, इन दोनों का साइज लगभग सेम नजर आए, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और क्यों हुआ ये समझ गए आप, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से, क्योंकि एफ की पुअर स्क्रीनिंग होती है, तो स्क्रीनिंग जब कम होगी तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, उसे कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनाइड सीरीज में चले गए हैं 14 एलिमेंट एफ लॉग, जिसकी पुअर स्क्रीनिंग। तो इसका कॉज क्या है कि इनका साइज सेम क्यों है, इसका साइज सेम क्यों है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये स्टार्ट होता है इसके बाद, है ना। यहाँ तो सिंपल लगता है जो सीक्वेंस है एटॉमिक रेडियस, लेकिन इसके बाद आप जाओगे तो ये जितने भी एलिमेंट मिलेंगे 4D और 5D वाले, इनका साइज लगभग सेम होगा इसकी वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार पेपर में पूछी गई, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के अंदर ही, अगर हम पीरियड के अलोंग जाएं तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसको देखिए। अगर हम ग्रुप की बजाय पीरियड को ही ले, देखिए, तो हमने यहां पर क्या करा, जैसे 3D सीरीज ले ली, तो पढ़ी होगी आपने क्या होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप हमारा पीरियोडिक टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका, वर्ड का, ये मत सोचना कुछ चंद लोगों की बात कर रहा हूं, मतलब पीरियोडिक टेबल लिखने का सबसे आसान तरीका ये हमने 1987 में याद किया, और जो हमारी स्टाइल है याद करने की, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो है ना। तो सबसे आसान तरीका है, पूरी पीरियोडिक टेबल सीक्वेंस से, विश्वास मानिए 20 सेकंड में लिख दी जाती
वो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो हमारे जो चैनल है विज स्कैम ट्रिक, इस पर आप जाइए और पीरियोडिक टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो उसमें देख ना। तो ये है सेक्टी वीसीआर मनफी कोनी कूगल, ये स्टाइल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे यहां से यहां तक, तो आप देखोगे इसके इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये आप ये देखोगे, ये है 3d1 4s2, 3d2 4s2, इसमें क्या आता है 3d5 4s2। तो आप देखोगे ये न्यूक्लियस है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो कितने नजर आ रहे हैं आप, तो आप देखोगे ये तो फिक्स हैं एस में, लेकिन आप इसमें देख रहे हो 3d1 है, इसमें 3d2 है, 3d3 ऐसे चल रहा। तो जब तक इसमें डी में आप जानते हो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल, पर यहाँ पर डी में 5 है, इसका मतलब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनर शेल में कम होंगे इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन कम होगा। तो यहां से यहां तक देखोगे तो जेड इफेक्टिव जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव मींस अट्रैक्शन, तो साइज क्या हो जाएगा कम। तो जब आप यहां से यहां तक जाते हैं तो आप देखोगे साइज घटता चला जाता है। लेकिन इसके जब आगे जाते हो आप आयरन से लेके यहां तक, तो बताइए इसके बाहर क्या होगा 3d6 4s, 3d6 4s, 3d7 4s, मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं अब हो जाएंगे 6 7, देख रहे हो आप। तो जितने इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहां से यहां तक में देखोगे तो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों लगभग बराबर हो जाए, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, स्क्रीनिंग मतलब रिपल्शन, इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, लगभग सेम है। तो आपको साइज जो है वो इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम मिले। लेकिन उससे आगे आगे जाओगे, इनमें आप जानते हो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो जब ये फुलफिल हो जाएगा तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, और आगे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है जेड इफेक्ट से। मतलब स्क्रीनिंग मतलब रिपल्शन, तो आप जानते हो साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो डी ब्लॉक के अंदर पीरियड के अलोंग जाने पर शुरू में साइज कम होता है, फिर बीच में सेम हो जाता है और आगे जाने पर बढ़ता जाता है। तो इतना जबरदस्त वेरिएशन, और सबकी रीजनिंग लिखनी हो तो यही वाली है, स्क्रीनिंग और जेड इफेक्ट, इसी से आप सबको समझा सकते। तो ये आप लिख लो डी ब्लॉक। फिर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब आयनिक रेडियस। अब देखेंगे हम आयनिक रेडियस। तो आपने कोवेलेंट रेडियस देखा आज, वांडरवाल देखा, मेटेलिक देखा, अब हम देखेंगे आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास कोई कैटाइन और या एनाइन है, तो बताइए अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मान लो ये एक एटम आपके पास है ना। जैसे मान लो हमने सोडियम ले लिया 2 8 1, तो 2 8 और 1, है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताइए अब क्या रह जाएगा 2 और 8। तो बताइए पहले 3 शेल थे, अब 2 रह गए, तो साइज क्या हो गया कम हो गया। ठीक है। तो कैटाइन का साइज जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है न्यूट्रल एटम से। अब आप बोलेंगे साहब ये तो चलो आपने अपनी इच्छा अनुसार ले लिया, सोडियम और एक शेल कम हो गया, लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, अब इसका तो होता है 12, 3 शेल है,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 11, तो अब भी 3 शेल हैं, अब भी, अब कैसे समझाओ? तो आप सोचिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, कभी भी एक न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और अब वही शक्ति 1 इलेक्ट्रॉन को खींचने में लग रही है ना? तो बताइए इसमें क्या होगा? पुल करने की पावर जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना? तो आप समझ में आ रहा है ये बात? तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, तो माँ अपने 2 बच्चों से प्रेम कर रही है, और मान लो एक बच्चा चला गया, एक रह गया, तो आप बताइए वही 2 का प्रेम एक पे चला गया, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आ रही है बात? या ऐसे मान के चलो कि ये पिताजी हैं, इन्होंने अपने बच्चे 2 हैं, इनकी संपत्ति 5-5 रुपए बांट दी, 10 रुपए थे, अब एक चला गया तो वो सारी संपत्ति एक ही आदमी ले रहा है। तो बताइए अट्रैक्शन बढ़ गया नहीं बढ़ गया पहले के मुकाबले? कोई चीज पहले 2 में डिवाइड थी, अब एक में ही। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पहले 2 में बढ़ रही थी चीज, अब एक में बढ़ रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? साइज कम हो रहा है। तो इसका साइज कम है, इसका ज्यादा है। अब समझ में आ गई बात? क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है इसका, तो रेडियस कम हो गई। तो ये दोनों तरीके से बता दिया है। इसमें शेल कम हो गया, Na+ में 2 8 रह गए, एक निकल गया। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है 3 शेल थे, 2 रह गए, साइज कम हो गया। तो ध्यान रख लो, कैटाइन का साइज आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल एटम से क्या होता है? कम होता है। एनाइन का उल्टा हो जाता है। तो आप ट्रेंड्स ध्यान रखिए क्या होता है कि मान लो ए है, A+ है, A- है, तो एनाइन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो उसका साइज तो सबसे बड़ा होगा, और कैटाइन का सबसे छोटा होगा। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई कहे मेरे पास यहाँ 2+ चार्ज है और 1+ चार्ज है, तो जितने कैटायन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, साइज क्या होगा? कम होता जाएगा। और अगर मैं बी को ले लूं, 1 - 2 तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसमें उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा। तो कैटाइन जितने बढ़ते जाएंगे साइज कम होता जाएगा, एनाइन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। हो गया क्लियर? जैसे मैं आपसे कह दूं कि वैसे ही एक क्वेश्चन बना लिए, मान लो ये है मैग्नीशियम आयन, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया, बताओ इसमें। तो जितने ज्यादा ध्यान रख लो, क्या होगा? मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का बढ़ता जाएगा, साइज उतना कम होता जाएगा, तो ये लीस्ट हो गया। और जो आइसोलेटेड है वो नंबर 1 पे आ जाए, ये आंसर हो जाए। हो गया क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? ये सबसे स्पेशल केस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन, तो इसकी आयनिक रेडियस कैसे निकालते हैं? जैसे किसी ने कहा ये F- है, ये O-, है, ये नियोन है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। तो आप देखो इसका एटॉमिक नंबर है 9, माइनस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, -2 मतलब 2 और आ गए, इसका होता ही 10 है। इसका 11 है, एक निकल गया। इसका 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। प्लस मीन्स निकल गए डेफिशिएंसी, माइनस मीन्स आ गए, तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम। इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इसकी रेडियस कैसे निकालती है? तो इसका फंडा होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर आपको आयनिक रेडियाई निकालनी है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये फंडा याद रखना है। अब आप सोचिए, इसके अंदर सब में सबसे जेड कम किसका है? ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 9, इसका 10, 11, 12। तो जिसका जेड सबसे कम है उसकी रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगी। आपका आंसर ये हो जाएगा। हो रहा है क्लियर?
ये हो गया आयनिक रेडियस का ऑर्डर। तो ये देख लिया करो कि अगर आपके पास में आयंस जो हैं वो अलग अलग, तो उस केस में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये वाला फंडा काम करेगा उसके। लिख लो, लिख लिए। एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मैं और बता देता हूं कि मान लो पेपर में ये आ गया, ये फास्फोरस है, ये क्लोराइड है, और ये ले लिया आपने सल्फर। इन तीनों में बताओ अब इसका होता है 15, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इसका 17 है, 1 आ गया। इसका 16 है, 2 आ गए। तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो इसमें ये वाला फंडा लगा दो बस। सबसे कम किसका जेड है तीनों में? इसका। तो इसका सबसे ज्यादा रेडियस हो जाएगा, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन। ये हो गया आयनिक रेडियस का ऑर्डर। इस फंडे से बहुत सवाल निकलेंगे, लेकिन ये तभी लगाना जब चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, सब में इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे आपके लिए लेक्चर नंबर 4 बनाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो बताएं।